सर वैसे स्कूल एग्जाम्स हैं तो ठीक है बेटा। अब यहाँ पर वी आर बेसिकली गोइंग टू राइट बबल सॉर्ट, मतलब एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं। एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। अब इस बात को देखो कि हमारे पास जो इनएफिशिएंट वाला कोड है लीनियर सर्च का, मैं वो लिख रहा हूँ और उसी के साथ साथ जो है ना मैं उसको रिप्लेस करना सिखा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2, लेट सपोज हमारे पास ये एक एरे बनी हुई है के पास टोटल 4 इंडेक्सेस हैं और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है 15 20 30 देन 40। अब इनर लूप जो है ना वो बेसिकली कंपेयर करने के लिए होता है और जैसे ही इनर लूप टर्मिनेट होता है तो हमारे पास सबसे मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो अपनी करेक्ट लोकेशन पे आ जाता है। तो इस लूप को हम हमेशा रन करेंगे 1 टाइम लेस देन द साइज ऑफ एन एरे। एरे का साइज 4 है तो हम इसको 3 टाइम्स रन करेंगे एंड देन वी विल चेक इफ, एरे का नाम ज्यूम कर लेते हैं ए ही है, ए ऑफ आई, अगर तो फॉर एग्जांपल ए ऑफ आई पे जो एलिमेंट है इफ इट इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1, अगर तो कंडीशन ऐसी हो जाती है देन व्हाट वी विल डू, वी विल परफॉर्म स्वैपिंग। सो वी विल जस्ट राइट टेम्प असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे लिख दो ए ऑफ आई प्लस 1 लिख दो। लेट सपोज लास्ट क्लास में मैंने आई प्लस 1 नहीं लिखा था, आई प्लस 1 के ऊपर आप स्टोर करा देना फिर ए ऑफ आई को, और ए ऑफ आई पे आप स्टोर करवा देना वैल्यू ऑफ एम को एंड इफ, और फिर यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट आई। पॉइंट ये है कि हमें इस लूप को 3 टाइम्स रन करना है तो इधर तो फॉर लूप आता ही आता है। यहाँ पे जब ये एक बार लूप रन कर चुका होगा, लेट सपोज अगर मैं पुराने ही वाले नंबर्स को ले लेता हूँ विच इज 25 30 15 19, 25 15 नहीं 25 30 15 19, 25 30 15 एंड 19। तो इधर मैंने लिखा फॉर जे असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 3 लिख दिया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट जे। पॉइंट ये है अगर मैं इसको फर्स्ट पास में रन करता हूँ, मतलब जे की वैल्यू 1 आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 आई की वैल्यू 3, हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट इज 30 वो अपनी करेक्ट लोकेशन की तरफ आ जाएगा। अब तक आपको बात समझ में आ गई? यस सर। अब जब जे की वैल्यू 2 होगी फिर दोबारा से हम इनर लूप को 3 टाइम्स रन करेंगे। फर्स्ट वाला सेकंड वाले के साथ कंपेयर होगा, सेकंड वाला थर्ड वाले के साथ कंपेयर होगा, और फिर क्या ये कंपैरिजन बनता है कि मैं थर्ड वाले को फोर्थ के साथ कंपेयर करूं? क्योंकि हमें फर्स्ट पास में ये बात पता चल गई थी फोर्थ इंडेक्स के ऊपर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आ चुका होगा। आ रही है बात समझ में? मतलब अगर इसको इस तरह समझो कि आपके पास 4 लोग खड़े हैं और आपको 4 में से अरेंज करना है एज वाइज असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और आपने जो सबसे बड़ा है उनमें सबसे एल्डर जो है आपने उसको सेपरेट कर दिया। अब बाकी 3 में से देखना है कि उन बाकी 3 में से एल्डर कौन है। तो क्या उन बाकी 3 में से जो एल्डर आप निकालोगे उसको पहले वाले एल्डर जो आपने सेपरेट किया उसके साथ कंपेयर करने की जरूरत है? नो, जरूरत ही नहीं है। तो खाम का एक स्टेप आगे क्यों बढ़ा रहे हैं हम? इस स्टेप को खत्म करने के लिए we will introduce a boundary variable. Let's suppose I am giving it a name that is n. This is a boundary variable and I am going to initialize its value with 3. 3 का मतलब जो भी मेरी अपर बाउंड होगी
मतलब अपर बाउंड से मराद जो मेरे लास्ट इंडेक्स होगा दैट इज दिस वन, उसमें से मैं माइनस करूंगा 1 को, क्योंकि नंबर ऑफ कंपैरिजन जितनी करनी होती है आपने वही लिखना होता है। 3 आ गया। अब मैं यहाँ पर इस 3 को रेज कर दूंगा विद अ वैल्यू ऑफ n। तो ये फर्स्ट टाइम इनर लूप मेरा रन होगा, ये रन होगा 3 टाइम्स। लेकिन जैसे ही इनर लूप कंप्लीट होगा, अब जो मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा हूँ n असाइनमेंट ऑपरेटर n-1, तो अगर मैं यहाँ रफ वर्क में दिखाऊं तो यहाँ पर इनिशियली n की वैल्यू 3 होगी, लेकिन इनर लूप कंप्लीट होने के बाद n की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा और n की वैल्यू अपडेट हो जाएगी विद अ वैल्यू ऑफ 2। तो जब हम नेक्स्ट j करेंगे और j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 3, हम इनर लूप को रन करेंगे फॉर i असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2, n की वैल्यू क्या होगी 2, मतलब हम इनर लूप को 2 टाइम्स रन करेंगे। फर्स्ट वाले इंडेक्स को सेकंड वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, ये एक बार चलेगा, मतलब पहला वाला दूसरे के साथ कंपेयर होगा, पहला वाला दूसरे के साथ कंपेयर हुआ, ये एक बार चल गया, और सेकंड वाला थर्ड के साथ कंपेयर होगा, ये सेकंड टाइम रन हो गया। थर्ड वाले को फोर्थ के साथ रन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये इतनी बार चलेगा। ये वाला जो लास्ट में जो हमने किया जिसको मैंने डबल टिक किया हुआ है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड पास के अंदर भी अगर ये रन होगा तो n की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, नेक्स्ट जो होगा तो j की वैल्यू 3, आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2, n की वैल्यू 1, तो ये एक ही बार लूप रन करेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये बाउंड्री वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराने से ये फायदा होता है, तो आपको बहुत इनएफिशिएंट कोड में भी ये बाउंड्री वेरिएबल मिल सकता है, तो ये इनएफिशिएंट को एफिशिएंट करने का तरीका है। सेकंड स्टेप क्या होता है, आपने एक फ्लैग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस अ फ्लैग वेरिएबल इज अ सेकंड पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट मैंने बता दिया आप लोगों को कि फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया कि बाउंड्री वेरिएबल का। बाउंड्री वेरिएबल, दूसरा पॉइंट ये कर दो कि फ्लैग वेरिएबल यूज करो। फ्लैग वेरिएबल बेसिकली ये बताता है कि क्या स्वैपिंग परफॉर्म हुई है, ठीक है, या नहीं हुई है। और तीसरे में जो आपका आउटर लूप है ना, रिप्लेस कर दो उसको, रिप्लेस OL का मतलब आउटर लूप विद कंडीशन बेस्ड लूप, विद अ कंडीशन बेस्ड लूप। का मतलब ये हुआ कि हम ये जो आउटर लूप है इसको हम खत्म कर देंगे। मैं अभी इसको मैं इसको अभी पोस्ट कंडीशन, जैसे हमारा जो रिपीट अंटिल लूप है, मैं उससे करके दिखा रहा हूँ और फिर वाइल लूप से भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्लैग वेरिएबल मैंने क्रिएट, बल्कि नहीं, फ्लैग वेरिएबल नाम स्वैप है, यहां पर मैंने लिखा रिपीट। स्वैप वेरिएबल को लूप के इनसाइड जो है वो असाइन कर दिया विद अ वैल्यू ऑफ फॉल्स। याद रखना कि लूप के इनसाइड करना होता है, क्यों? ताकि हर बार जब भी मैं अपना लूप रन करूं, मतलब आउटर लूप की बात कर रहा हूं, रिपीट अंटिल वाली, तो मैं स्वैप वाले वेरिएबल को क्या कहते हैं, फॉल्स से रीसेट कर दूं, मतलब उसकी वैल्यू को अगर वो चेंज होगी तो उसको दोबारा रीसेट करता हूं। मैं इसका ड्राई रन कराऊंगा तो और बेहतर तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इनर लूप में आएंगे फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to n। इनर लूप तो कंप्लीट चलेगा n नंबर ऑफ टाइम्स, n मतलब वही बाउंड्री वेरिएबल है। जब ये वाली कंडीशन है ना, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1, कंपैरिजन किया जाएगा। अगर ये कंपैरिजन ट्रू हो जाता है, इस केस के अंदर जब हम बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में आएंगे तो हम यहाँ पे स्वैप की वैल्यू को कर देंगे चेंज। स्वैप की वैल्यू हमने फॉल्स रखी है, यहाँ पर हम स्वैप की वैल्यू को ट्रू कर देंगे, और ये सिर्फ स्वैप की वैल्यू अपडेट तब होगी जब यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी। नेक्स्ट आए, मतलब हमारे पास यहाँ पे जब फॉर लूप टर्मिनेट होगा, हमने बाउंड्री वेरिएबल में डिक्रीमेंट करना है एंड देन सिंपली राइट अंटिल स्वैप की वैल्यू अगर तो फॉर एग्जांपल फॉल्स ही रही तो ये लूप टर्मिनेट कर देगा, और अगर स्वैप की वैल्यू अपडेट होती है
ये लूप दोबारा से चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पे, मतलब कंडीशन फॉल्स होने पे, स्वैप की वैल्यू फॉल्स होने पे लूप टर्मिनेट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई लूप दोबारा से रन होगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस वजह से ये जो हमारे पास है ये एफिशिएंट है। लेट सपोज अगर मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पर और उसमें मैं 4 इंडेक्स देता हूँ 1 2 3 4 10 12 15 19। एज यू कैन क्लियरली सी कि ये ऑलरेडी जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। हमने क्या किया, अब इसको चेक करेंगे लूप में है, इनकी वैल्यू 3 से इनिशियलाइज किया, रिपीट में स्वैप की वैल्यू फॉल्स से इनिशियलाइज हो गई है। फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 3 यू कैन की वैल्यू 3 है अभी। ए ऑफ 1 क्या ग्रेटर है ए ऑफ 2 से, 10 ग्रेटर है 12 से, कंडीशन फॉल्स। एंड इफ पे आए और फिर नेक्स्ट आए वो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 3, ए ऑफ 2 पे हमारे पास रखा हुआ है 12, क्या 12 ग्रेटर देन 15 है, अगेन कंडीशन फॉल्स। एंड इफ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट आए क्या आई की वैल्यू 3, ए ऑफ 3 विच इज 15, क्या 15 ग्रेटर देन 19 है, अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई। एंड इफ पे आए और नेक्स्ट आए कि आई की वैल्यू 4 हुई, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप कंप्लीट। n में डिक्रीमेंट किया, नाउ n बिकम्स 2, चेक किया क्या स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स है, तो हमने स्वैप की वैल्यू असाइन की थी वो वही रही, स्वैप की वैल्यू फॉल्स बराबर है फॉल्स के, कंडीशन ट्रू, आपने लूप को टर्मिनेट कर दिया, मतलब पहली पास के बाद ये दोबारा रन होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट का मतलब एरे है, वो सॉर्टेड है। ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. या अगर जब भी हमारे पास, Yes, sir. अगर मैं एक एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल जस्ट मैं यहाँ पर दो वैल्यूज को चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 12, इसको मैंने 10 कर दिया, स्वैप की वैल्यू फॉल्स है, आई की वैल्यू 1 2 3, ए ऑफ 1 विच इज 12 ग्रेटर है ए ऑफ 2 से, 12 ग्रेटर देन 10 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, स्वैपिंग परफॉर्म होगी। वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा, मतलब ए ऑफ आई प्लस 1 में, मतलब ए ऑफ 2 में जो भी वैल्यू है वो 10 के पास आ जाएगी, ए ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो ए ऑफ 2 के पास चली जाएगी, मतलब 12 यहाँ आ जाएगा ए ऑफ 2 की तरफ, और 10 के पास जो 10 था वो हमारे पास ए ऑफ आई में चले जाएगा। तो ये स्वैपिंग हमने परफॉर्म करके दिखा दी होगी, और यहाँ पे स्वैप की वैल्यू अब ट्रू हो चुकी है। एंड इफ हुआ, नेक्स्ट आए हुआ आई की वैल्यू 2 हुई, 12 ग्रेटर देन 15 है, फॉल्स, क्या 15 उसके बाद जब आई की वैल्यू 3, क्या 15 ग्रेटर देन 19 है, अगेन कंडीशन फॉल्स। n की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, चेक करेगा स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स है, स्वैप की वैल्यू अपडेट हो गई थी 2, ये चेक करेगा क्या ट्रू बराबर है फॉल्स के, तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप दोबारा से चलेगा। जब लूप ये दोबारा से चलेगा ना, दोबारा से आपने स्वैप की वैल्यू को रीसेट करना पड़ेगा, कि अगर आपने ये रीसेट नहीं किया टू ही रहने दी, ये लूप एक इनफाइनाइट उसमें फंस जाएगा और उसकी वैल्यू कभी भी दोबारा फॉल्स नहीं हो पाएगी। तो आपने आई की वैल्यू को 1 रखा, एन की वैल्यू 2 है, मतलब ये लूप 2 टाइम चलेगा, ए ऑफ 1 क्या ग्रेटर है ए ऑफ 2 से, 10 ग्रेटर है 12 से, फॉल्स। नेक्स्ट आएगी आई की वैल्यू 2 हुई, ए ऑफ 2 पे रखा हुआ है 12, क्या 12 ग्रेटर देन 15 है, इन कंडीशन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है वो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन फॉल्स, बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंपेयर द इंडेक्स 3 एलिमेंट विद इंडेक्स 4th वन, तो सेकंड पास में है हम। नेक्स्ट आई खत्म, यानी लूप खत्म, लूप n की वैल्यू में डिक्रीमेंट किया, नाउ n बिकम्स 1 until स्वैप की वैल्यू फॉल्स है, द कंडीशन गेट्स ट्रू, सिंस हमारे पास एक बार भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी जिसकी वजह से स्वैप की वैल्यू अपडेट होती, लूप से बाहर आ गया, मतलब देयर वुड बी नो थर्ड पास in this particular scenario. Is it clear? Yes, sir. Yes, That's sir. an efficient bubble sort algorithm. That's it. यही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है।